कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, जिसका आज हम पहला अध्याय जिसका नाम है जैवमंडल और भूदृश्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना और समझना है। जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका जैवमंडल का अर्थ और महत्व बताएंगे। इसको हम आज एक शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको पुनः इस अध्याय को पढ़ना है और इसके छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। जैवमंडल वह भूभाग जहाँ हवा, पानी और स्थल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। ये तत्व यानी ऐसा एक भूभाग जहाँ पे हवा हो, पानी हो, जल हो। जब इन तीनों भूभागों का मिश्रण होता है तब एक जैवमंडल की उत्पत्ति होती है। इस जैवमंडल में तीनों भाग सम्मिलित हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जब इन तीनों का सम्मिश्रण होता है तब जाकर एक जैवमंडल की उत्पत्ति होती है। इन तीनों मंडलों के पारंपरिक अर्थ संबंध में पृथ्वी का जैवमंडल का विकास हुआ है। तीनों मंडल को समझेंगे। वायुमंडल धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ ये गैसें पाई जाती हैं, जैसे हम ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसें हैं ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। जलमंडल पृथ्वी पर वह जलीय भूभाग जहाँ पर जल ही जल विद्यमान हो, उसे जलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल पृथ्वी की वह ठोस सतह जिस पर हम रहते हैं, यानी जिस भूभाग पर आज हम खड़े हैं वह भूभाग स्थलमंडल कहलाता है। जब इन तीनों मंडलों का मिश्रण होता है, एक अनुकूल वातावरण बनता है, तब एक जैवमंडल की उत्पत्ति होती है। माना जाता है आज से करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में एक जीव की उत्पत्ति हुई थी। इन तीनों मंडलों के मिश्रण से जैवमंडल का विकास हुआ है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय यानी छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर एक विशालकाय जानवर तक इसमें सम्मिलित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इस जैवमंडल का हिस्सा हैं। इसी तरह जैवमंडल का विकास हुआ है और यही जैवमंडल का विकास हमारी पृथ्वी पर हुआ है। सभी ग्रहों में ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैवमंडल का विकास हो चुका है और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कई भागों में विभाजित हैं, जो इस प्रकार हैं: पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र व तटीय मैदान, नदी बेसन, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप। अनेक भूभाग हैं जो पृथ्वी के स्थलाकृति के रूप में बटे हुए हैं। हम कुछ भागों को यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग आता है पर्वत। चित्र में आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा पर्वतों को। ऐसा स्थान जो प्राकृतिक रूप से 600 मीटर से अधिक ऊंचे एवं सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, जो नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले होते हैं। यानी ये जो नुकीला हिस्सा होता है नीचे से चौड़े और ये नुकीला जो चोटियाँ होती हैं, जो पर्वत की चोटी कहलाती है, ये पर्वत कहलाते हैं। और आपको पता ही है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। ये पर्वत है। उसी तरह ही दूसरी आकृति हमारी पृथ्वी की पाई जाती है पठार। ऐसा भूभाग जो ऊपर से समतल होता है, जैसे आप देख चुके हैं, ऊपर से समतल, कम ढाल वाले ऐसे चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल हों, उसे पठार कहते हैं। इन्हें चारागाह के लिए भी उपयोग किया जाता है, यानी पशु आदि चराने के लिए भी लिया जाता है। इन पर कृषि भी की जाती है। जैसे भारत का दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। जो निचले पठार होते हैं उन पर कृषि भी की जाती है और इन पठारों में खनिजों के भंडार अत्यधिक होते हैं, जैसे कोयला, लोहा आदि। तीसरा भाग हमारा आता है मैदान। ये मैदान समतल मैदान, यानी सामान्य भाषा में कहा जाए तो समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास जिस पर हम खड़े हैं, चल रहे हैं, वो एक मैदान का रूप है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है।
समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये मैदान नदियों द्वारा पोषित होते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, यानी जहाँ मैदान है वहीं लोग ज़्यादा बसते हैं, कारखाने, खनिज, खेती बाड़ी सब की जाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे होते हैं, यानी जो समुद्र होता है उसके किनारे जो स्थल भाग होता है वो आपका तटीय मैदान कहलाता है। दूसरा आंतरिक मैदान यानी शहर के बीचों बीच जो पेड़ों, झाड़ियों, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी से बना होता है वो आंतरिक मैदान होता है। उसी तरह पृथ्वी का और स्थलीय रूप है जिसे हम नदी बेसन कहते हैं। धरातल पर प्राकृतिक रूप से धारा के रूप में बहने वाली जल को हम नदी कहा जाता है, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो पानी बह रहा होता है उसे हम नदी कहते हैं। पानी बहता हुआ तो हमने कई जगह देखा है, टोंटियों में, नालियों में, लेकिन इसे नदी नहीं कहा जाएगा। नहर है तो नहर भी मनुष्य द्वारा बनाई गई एक जल धारा है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो नदी बहती है उसे हम नदी जलधारा कहते हैं। ये नदियाँ पर्वतों से निकलकर सहायक नदियों का संगम करवाती हुई आगे जाकर समुद्र, झील, तालाब जहाँ जाकर मिलती हैं उसे उसका नदी बेसिन कहा जाता है। जैसे ये देखो पर्वतों में नदी निकल रही है, नदी निकलते निकलते छोटी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं और उनके बीच का जो भाग बच जाता है, ये नदी यहाँ से जा रही है, बीच का जो भाग बच जाता है उसे डेल्टा कहा जाता है। जो एक अलग पानी रह जाता है इधर की तरफ, बीच में उसे झील कहा जाता है। छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं उसे सहायक नदी कहा जाता है और ये उद्गम स्थल इसका पर्वत माना जाता है और जाकर किसी समुंदर या झील में समा जाती हैं। ये जो इसकी जो जल धाराएँ हैं वो उसे नदी बेसिन कहलाती हैं। उसी तरह एक और रूप है पृथ्वी का जिसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप यानी ऐसा छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहेंगे। अब यहाँ हमें ये भी समझना है द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप, इनमें क्या अंतर होता है। द्वीप तो होता है छोटा भूभाग और महाद्वीप बड़ा भूभाग। ऐसा बड़ा भूभाग जो पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का अर्थ होता है हमारे भारत देश से ले लो, भारत देश के तीनों ओर पानी ही पानी घिरा है, यानी ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। एक बार फिर से, द्वीप ऐसा छोटा भूभाग जो पानी चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहेंगे। महाद्वीप किसे कहेंगे? ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो जिसे प्रायद्वीप कहेंगे। इसी तरह हमारा भारत देश भी एक प्रायद्वीप देश है। द्वीप, छोटे छोटे द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप समूह, ऐसे कई छोटे छोटे द्वीप समूह होते हैं जो नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी हो सकते हैं। तो आज हमने पृथ्वी के स्थलाकृति रूप में पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन और द्वीप के बारे में पढ़ा। तो हमें फिर से इसका रिवीजन करना है। फिर से ये अध्याय पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अध्याय पुनः पढ़ना, छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाना। इस अध्याय को किताब के माध्यम से एक बार आपको विस्तारित रूप से फिर से पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक प्रश्न है, जीवमंडल किसे कहते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बता दिया है। ये पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है? तो एक बार दोबारा से, जीवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी जीव की उत्पत्ति हो, जहाँ जीवन विद्यमान हो। यह केवल पृथ्वी पर क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर ही जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों का सम्मिश्रण है, इसीलिए ही ये पृथ्वी पर पाया जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी के 4 महासागरों के नाम लिखने हैं। हम कक्षा
पिछली कक्षा षष्ठी में हम ये पढ़ चुके हैं कि 4 महासागर कौन कौन से हैं। तो हमें इन्हें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और अपनी कॉपी में नोट भी करने हैं। तो इस अध्याय को पुनः पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है और इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।